हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएस स्टडीज। आज जिस टॉपिक को मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जो है आज आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन हुई ये भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसकी फॉर्मेशन। देखिए, थोड़ी सी मैं फॉर्मेशन से पहले हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना ना, उससे पहले क्या क्या हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में रिव्यू देता हूं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई ट्रेड करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1600 में ट्रेड करने के लिए आई। जब यहां पर इस कंपनी ने देखा कि इंडिया में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इसके बाद उनका मोटिव जो था, उनका जो एम था, वो चेंज हो गया। ये अब रूलर्स बनना चाहते थे, मतलब आए ट्रेडर्स बनकर बनना चाहते थे रूलर्स। जब इन्होंने देखा ना कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है इंडिया में, तो ये रूलर्स बनना चाहते थे। एक्चुअली इन्होंने पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को पहचाना, देखा कि यहां तो अब आपस में ही लड़ाई चल रही है, मराठा, जाट्स, मुगल, और इनका आपस में भी लड़ाई। ये सब जब उन्होंने देखा तो इन्होंने सोचा कि कैसे यहां पर अपना पांव जमाया जाए, क्योंकि इनमें तो लड़ाइयां चल रही हैं, इत्तेफाक तो है ही नहीं है। ओके, तो वहां कैसे हम यहां पर रूल कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने सोचा। अब 1765 में इनको दीवानी मिलती है। दीवानी का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। दीवानी मिलती है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, बीडीओ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसकी मिलती है इनको दीवानी 1765 में। दीवानी का मतलब होता है कि अब इनका राइट है कि ये यहां पर रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं यहां पर। हालांकि आपको पता ही है कि जब जो टैक्स होता है ना, वो तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन इनको दीवानी मिली तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अब करने लगी बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट करने लगी, रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी। इनको मिल गई दीवानी। ओके, तो इस तरह से ट्रेडर्स से रूलर बन जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट जहां से ये आए थे, वहां की गवर्नमेंट इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड में बहुत कम पैसे दिखाती थी। यहां तो टैक्स ले रही है और उसके साथ रेवेन्यू ले रही है, यहां से पैसा तो लूट रहे हैं, इंडिया से ये बहुत ज्यादा लूट रहे थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत कम दिखाते थे। जब इंग्लैंड की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उसको पता चलता है तो वो सोचते हैं कि ये तो खुद ही एंजॉय कर रहे हैं। कंपनी मतलब खुद ही एंजॉय कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ये यहां से इंडिया गए और फिर वहीं पर जाकर इंडिया को ही लूट रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं दे रहे। सो इन्होंने डिसीजन लिया कि इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तो ट्रेडर बन के किए थे, वहां रूलर बन रहे हैं, और रूलर भी अच्छी बात है, लेकिन हमें तो कुछ दें, हमें तो कुछ दे ही नहीं रहे। तो इस तरह से जो वहां की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। जब ब्रिटिश ने अपनी ही कंपनी को कंट्रोल किया, ये 1773 में। अब 1773 से 1858 तक चलता है कंपनी रूल 1773 से 1858। वैसे देखो, नाम से तो लगता है कि कंपनी रूल मतलब कंपनी रूल कर रही होगी, लेकिन नहीं, इसमें था क्या, इसमें कंपनी को तो फिनिश कर दिया उन्होंने कहा कंट्रोल कर दिया पूरे तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब कहने का मतलब कि अगर वो रूल कर रहे थे, गवर्नमेंट तो पीछे ब्रिटिश की थी ना, तो ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने चाहा कि हम क्यों ना रूल करें, जो पैसा आ रहा है हमें नहीं दे रहे, ये कम पैसा दे रहे हैं, क्यों ना हम सारे का सारा इंडिया का पैसा जो है अपने कब्जे में कर लें, वहां पर जाकर हम खुद रूलर्स क्यों ना बन जाए। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने लगा। इसी बीच क्या हुआ कि 1857 वाला रिवोल्ट हो गया। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को पूरे तरीके से खत्म कर दिया कि आपको जो भेजा था वहां पर ट्रेड करने के लिए, अब तो वहां रिवोल्ट भी हो गया। तो इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि कंपनी को खत्म कर दिया, पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, और इस रूल का नाम दे दिया क्राउन रूल। मतलब अब सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी इंडिया पर।
ओके, कंपनी तो खत्म हो गई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रूल करेगी इंडिया पर। ये रूल 15 अगस्त 1947 तक रहा। अब इसी क्राउन रूल के टाइम में ही कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को क्राउन रूल खत्म हो गया और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि अब 15 अगस्त 1947 को ना हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए, डोमिनियन बने थे, ना कि पूरी तरह फ्री हुए थे। हम पूरी तरह फ्री हुए थे 26 जनवरी 1950 में। ओके, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो उस टाइम हम पूरे तरीके से फ्री हुए थे। मतलब देखो, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी मैं बता दूं कि सबसे पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, और कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ 9 दिसंबर 1946 में मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट कर दिया, और 26 नवंबर 1949 तक बन गया कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। ओके, 9 दिसंबर 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसकी पहली मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया, और 26 नवंबर 1949 तक बन भी गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और एनफोर्स कब हुआ? एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 में। एनफोर्समेंट इसकी 1950 में, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हम जो है डोमिनियन नहीं रहे, हम पूरी तरीके से फ्री हो गए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दिया हमने, इंडिपेंडेंट तो हो गया आप मतलब फ्री हो, बट इंटरनली आप फ्री हो, एक्सटर्नली नहीं। एक्सटर्नली मतलब कि मतलब मेन अथॉरिटी अभी भी ब्रिटिश के पास है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है मेन अथॉरिटीज, एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब इंटरनली जो है वो आप फ्री हो, लेकिन एक्सटर्नली नहीं। अब वो उनके पास मेन अथॉरिटी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही थी। 26 जनवरी 1950 में हम सॉवरेन बने, सॉवरेन हो गए। सॉवरेन का मतलब होता है कि 100% फ्री हो गए। 100% फ्री मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए हम। तो हम सॉवरेन हुए, हम सॉवरेन हो गए 1950 में 26 जनवरी से। तो उस टाइम तब हमें पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई, पूरी तरीके से हम फ्री हुए। ओके, तो इसका देखो कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट कब हुई? वो एनफोर्स हुआ 26 जनवरी 1950 में। और ये याद रखना कि पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका बना था 1956 में बना था। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वो ज़्यादा डोमिनियन रहा हमसे। हम तो 1947 से लेकर 1947 में वो फ्री हुए ना, पूरी तरीके से फ्री नहीं हुए, इंडिपेंडेंट भी पूरी तरीके से नहीं हुए, सेमी इंडिपेंडेंट हुए। और जाकर 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पाकिस्तान का 1956 में बन गया। ये थोड़ा सा रिव्यू था। अब इसके हम फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जैसे मैंने पहले बताया आपको, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और अपना ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंप्लीट कर देंगे। गुड बाय।